नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र में जो कुछ पिछले 1.5 साल में हुआ वो देखा है। अभी भी ये जो कुछ पचड़ा बना है उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। पहले तो जून 2022 में शिवसेना में फूट हो गई थी, 2 ढाड़े हो गए थे, 2 टुकड़े हो गए थे। अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। उतने में 1 साल हुआ। 2023 की जून में, जुलाई में पहले दिन या दूसरे दिन एनसीपी पार्टी जो थी महाराष्ट्र की, उसमें टूट हो गई और उसको 6 महीने होने को आ रहे हैं। इतने में जो इंडिया अलायंस कुछ बन रहा है, उसमें जो पार्टियां सम्मिलित हुई है, इसमें भी गड़बड़ियाँ शुरू हो गई है। ये हम देख रहे हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने ये प्रयास शुरू किया था कि पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाएंगे, बड़ा गठबंधन बनाएंगे, पूरे देश के प्रादेशिक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विरोधी दल है उनको इकट्ठा करके एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे, ये शुरुआत की थी। और 6-7 महीने में ये हालत है कि क्या बिहार में नीतीश की पार्टी टिक पाएगी या उसमें भी टूट हो जाएगी, ये चर्चा चल रही है। और ये हम जब सुन रहे हैं, बिल्कुल उसी वक्त एक और खबर सुनने को मिल रही है। वो ये है कि बंगाल में इंडिया अलायंस में जो सबसे तगड़ी पार्टी मानी जाती है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, उस पार्टी में भी कुछ गड़बड़ियाँ शुरू हो गई है, ऐसा बोला जा रहा है, सुनने को आ रहा है। अब क्या हो रहा है इसका तो डिटेल अभी तक बाहर नहीं है, लेकिन जिस ढंग से महाराष्ट्र में 2 पार्टियों में टूट हो गई थी, बिल्कुल उसी लाइन पर बंगाल में भी कुछ गड़बड़ होने जा रही है। और मैं इसकी तुलना महाराष्ट्र से इसलिए कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने का जो बड़ा एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें जो आगे आगे चलने वाली 2 पार्टियां थी, एक तो शिवसेना थी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी थी। आज खुद शरद पवार, जो एनसीपी का संस्थापक भी है और सर्वोच्च नेता भी है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। और दूसरे उद्धव ठाकरे हैं, जिनको विरासत में बाला साहब ठाकरे की बनी बनाई शिवसेना मिल गई थी, उनके पास भी कुछ बचा नहीं है। तो ये 2 पार्टियां 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने का एजेंडा लेकर सामने आई थी। और इसी कारण से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की महायुति यानी बीजेपी के साथ जो उनकी अलायंस थी वो तोड़ दी थी। और उनका एक ही मकसद था, एक ही एजेंडा था कि बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाएंगे। बिल्कुल वही एजेंडा लेकर नीतीश कुमार 8-10 महीने पहले निकले थे पूरी देश की विरोधी दलों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आज उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनको अपने ही पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था लल्लन सिंह, उसको ही इस्तीफा देने को बाध्य करना पड़ा। और खुद नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्योंकि उनको डर है कि शायद लल्लन सिंह कुछ एमएलए विधायक लेकर टूट जाएगा, शायद आरजेडी के साथ चला जाएगा। और ये सब गड़बड़ शुरू हो रही है जब इंडिया अलायंस यानी 28 पार्टियां जो इकट्ठा हुई है, उनका सीट का बंटवारा तक नहीं हुआ है। इतने में हर पार्टी टूटने की कगार पर आकर पहुंच गई है। कितनी चमत्कारिक बात है, कितनी चमत्कारिक बात है कि जो मोदी के खिलाफ 28 पार्टियां, 22 पार्टियां इकट्ठा करने में जुटे थे और बीजेपी के खिलाफ एकजुट की ताकत दिखाने वाले थे, उसमें एक पार्टी टूटने की कगार पर आकर पहुंच गई है। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचना ज़रूरी है। और उसमें आपको याद होगा
कि पटना से शुरू होकर बंगलोर और मुंबई पहुँचे, 3 महीने फिर सो गए और 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद फिर से जाग गए कि भाई हमको तो कुछ करना था, हम तो भूल गए थे, 3 महीने हमको याद नहीं थी, फिर से एकजुट करना है। इसके लिए 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक हो गई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनके अगुवाई में ये बैठक हो गई और उसमें जो कुछ तय हुआ उसका परिणाम सामने आने से पहले ही, उसका परिणाम तो सामने आया नहीं, उसके पहले ही गड़बड़ हो गई। और क्या गड़बड़ हो गई कि उस मीटिंग में अचानक ममता दीदी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और केजरीवाल ने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद लालू और नीतीश मीटिंग छोड़कर निकल गए थे क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी लायक नहीं समझा, वो निकल गए। और अब एक धड़ा बोल रहा है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए और दूसरा धड़ा बोल रहा है कि लालू के साथ जाना चाहिए। यानी नीतीश की खुद की पार्टी टूट की कगार पर आकर पहुंच गई है और उनके ही पार्टी के अध्यक्ष वो टूट करेंगे, इस डर से नीतीश कुमार ने उनको हटाया है और पूरी कमान अपने हाथ में लिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार की पार्टी सेफ है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सुनने को मिल रहा है वो ऐसा है कि फिर भी नीतीश के पार्टी के जो 2 धड़े बन गए उसमें एक धड़े को बीजेपी के साथ जाना ही है। और इसका कारण साफ है। उसका कारण ये है कि जो 16 एमपी नीतीश कुमार की जदयू के, जेडीयू के चुनकर आए, उनको हर एक को पूरा विश्वास है कि नीतीश के कुमार पर हम फिर लोकसभा नहीं पहुंचेंगे और लोकसभा जाना ही है तो बीजेपी के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी का जो करिश्मा है वही हमको वापस चुन कर लाएगा। अगर नीतीश के बीजेपी के साथ नहीं गए और लालू के साथ रहे तो 16 सीटें लड़ने को लालू देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश का जो बिहार का गठबंधन है उसमें 3 बड़ी पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस है, दूसरी आरजेडी है और तीसरी नीतीश की जेडीयू है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी पार्टी लालू की है और लालू जल्द से जल्द अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और ये झगड़ा चालू है। और ये खबरें पिछले 10-12 दिन से लगातार आ रही थी और इसी दरमियान बात ये तय हो गई थी कि जल्द से जल्द दिसंबर महीना ख़त्म होने तक, 2023 ख़त्म होने से पहले इंडिया गठबंधन में जो कोई पार्टियां शामिल हुई है उनको हर राज्य में अपना अपना सीट का बंटवारा पूरा करना चाहिए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये हो नहीं पाया और 2023 साल ख़त्म हो गया, 2024 साल शुरू हो चुका है। इतने में 1 जनवरी को एक खबर आती है कि भाई तृणमूल में सब कुछ ठीक नहीं है। तृणमूल ये भी एक पारिवारिक पार्टी है जिसकी संस्थापक ममता बनर्जी है। शरद पवार की जैसे फैमिली पार्टी है एनसीपी, वैसे ही टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये ममता दीदी की पारिवारिक पार्टी है, क्योंकि 1 नंबर खुद ममता बनर्जी है और 2 नंबर पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो नाम है उनका वो है। और इसलिए जो कुछ तय होता है वो ममता और अभिषेक बनर्जी भतीजा और बुआ इनमें बैठकर तय होता है। लेकिन आजकल ऐसे खबरें सुनने को मिल रही है कि बुआ और भतीजे में अच्छे संबंध नहीं रहे। बुआ भतीजे पर बिगड़ी हुई है और भतीजा बुआ से नाराज है। आपको मालूम है कि बंगाल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। इसके लिए ममता दीदी ने एक आंदोलन छेड़ा था, नवंबर महीने से छेड़ा था और उसकी शुरुआत दिल्ली में करनी थी। और अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में जाकर केंद्र से मिलने वाला पैसा नहीं आ रहा है इसके लिए आंदोलन छेड़ा था, लेकिन वो आंदोलन आगे चला ही नहीं। ये भी सुनाया जाता है कि दिल्ली से लौटकर वापस
अभिषेक बनर्जी कोलकाता जाएंगे और पूरे बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट हम पर कैसा अन्याय कर रही है इस पर एक आंदोलन छेड़ा जाएगा कि बंगाल के हक का पैसा जो सेंटर के पास है वो मोदी सरकार नहीं दे रही है, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और लोकसभा चुनाव तक चलाया जाएगा। जिस कारण से एक तो दबाव में आकर मोदी सरकार जो रोका हुआ पैसा है या तो बंगाल को दे दे, ममता सरकार को दे दे, या तो उसका फ़ायदा अगले लोकसभा चुनाव में टीएमसी उठा सकती है। ये उसके पीछे का गणित था। लेकिन एक बात अजीब हो गई कि दिल्ली में इस आंदोलन की शुरुआत करके अभिषेक बनर्जी कोलकाता लौटे और दुर्गा पूजा के बाद इनका आंदोलन शुरू होने वाला था। लेकिन आज तक यानी अभी तक 2023 ख़त्म हो गया, क्रिसमस भी पूरा हो गया, दिवाली हो गई, लेकिन फिर भी अभिषेक बनर्जी ने ये आंदोलन शुरू ही नहीं किया। इसका कारण ये कहा जाता है कि बहुत दिनों से टीएमसी में दो धड़े बन गए। एक धड़ा जो है, एक गुट जो है वो खुद ममता बनर्जी का सपोर्टर है और दूसरा गुट जो है वो अभिषेक बनर्जी का है। वो अभिषेक बनर्जी का जो एक गुट है वो बार बार लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ममता दीदी नेशनल पॉलिटिक्स में चली जाए, प्राइम मिनिस्टर बने या और कुछ भी बने। लेकिन बंगाल में अभी से अभिषेक बनर्जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए और इसलिए ये अड़े बैठे हैं। बार बार वो उसके लिए सिग्नल दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ममता दीदी उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही है। और इसी कारण से बुआ और भतीजा यानी ममता और अभिषेक में ओपनली नहीं लेकिन छुपके छुपते तो झगड़ा शुरू हो गया। बीच में आपको याद होगा कि कल परसों जब दिल्ली में इंडिया अलायंस की 19 दिसंबर को मीटिंग होने वाली थी तो इसके लिए दिल्ली में पहुंची ममता बनर्जी अपने भतीजे के साथ और पूरे टीएमसी के जो एमपीज़ है, सांसद है, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई थी। और मामला तो यही था कि जो पैसे रोक कर रखे हैं वो बंगाल को मिलने चाहिए, ममता सरकार की तिजोरी में आने चाहिए। लेकिन ये पैसे क्यों नहीं आ रहे? तो उसका कारण सीधा साधा है। मोदी सरकार ने बंगाल का हक का जो पैसा है वो बिल्कुल रोका नहीं है। सिर्फ एक शर्त सामने रखिए कि इसके पहले 2-3 साल से जो पैसा बंगाल को भेज दिया गया है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो या और कोई जो सेंटर की योजना है जिसकी नोडल एजेंसी राज्य सरकार होती है, तो वो तो पैसा 2-3 साल से भेजा गया, लेकिन वो कहाँ खर्चा हुआ इसका कोई हिसाब नहीं है। जब तक वो असली लाभार्थियों के पास पहुँचा कि नहीं इसके डिटेल्स बंगाल सरकार नहीं देती, तब तक पिछले 2 साल का पैसा मिलेगा नहीं। ये मोदी सरकार ने 2 साल पहले से बता दिया था, लेकिन ममता भी केजरीवाल जैसा नाटक करते बैठी है, लेकिन वो डिटेल्स नहीं दे रही है। बात एक साफ होती है दोस्तों कि अगर आपको किस योजना के लिए पैसा दिया गया है और जिस कारण से दिया गया है उस कारण से वो पैसा खर्चा हुआ कि नहीं, ये अगर आप बताओगे नहीं तो अगला पैसा सही जगह जाएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को नहीं मिलती। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक रखा है कि भाई पहले 2-3 साल के जो पैसे भेजे थे वो सही लाभार्थियों को, जिनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो गरीब थे उनको मिलना चाहिए था, उनको मिला है, इसके सबूत पेश करो। क्योंकि गड़बड़ वहाँ हो गई। आपको मालूम है पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में एक बात हुई थी जिसको बंगाल में कटमनी बोला जाता है। किसी भी गवर्नमेंट की योजना का फ़ायदा जब कोई आम आदमी को मिलता है तो उसको वो योजना का फ़ायदा पहुंचाना है तो उसको उसकी रिश्वत देनी पड़ती है। टीएमसी के जो एमपी एमएलए लोकल नेता होते हैं उनको पैसा उसका रिश्वत देना पड़ता है, तभी जाकर उसका फ़ायदा योजना का नागरिक को मिलता है। उसको ममता बनर्जी के शब्दों में कटमनी बोला जाता है। जब पिछले लोकसभा में बहुत
बड़ी ताकत में बीजेपी चुनकर आई। उसके बाद ये जो समस्या है वो खुलकर ममता को भी बोलनी पड़ी थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के और नेताओं के सामने बोल दिया था कि जो योजना का पैसा कटमनी कर कर आपने उठाया है, लोगों से रिश्वत बना कर लिया है, वो लोगों को वापस कर दो, कटमनी वापस करो। तो आपको समझ में आ सकता है कि 3 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा बंगाल सरकार के पास पहुंचा, वो जो उसके असली हकदार थे, रास्ते के गरीब नागरिक थे, उनके लिए पैसा भेजा गया था। लेकिन ममता बनर्जी बीच में, और ममता बनर्जी के पार्टी के जो लोकल नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वही वो पैसा हड़प कर गए। तो वो दिखाएंगे कैसे कि भाई ये तो असली हकदार है, इसको ज़रूरत थी, आवास की ज़रूरत थी और किसी की ज़रूरत थी, इसके लिए उसको पैसा भेजा है, ये ले लो रिसीट। तो वो ममता नहीं दे सकती थी, इसलिए ममता ने लोकल लेवल पर एक इंक्वायरी कर दी और मान लिया कि 50 लाख का घोटाला हुआ है। लेकिन 400-500 करोड़ रुपए में 50 लाख का घोटाला दिखाकर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने पूरे 2-3 साल के जो पैसे भेजे उसका हिसाब मांगा है, और वो तो ममता नहीं दे सकती। और इसलिए जो बंगाल के हक का पैसा मोदी सरकार नहीं देती कहा जाता है, उसका ये बेसिक कारण है कि आप जिसका हक है उसके पास वो पैसा पहुंचाओगे, उसकी गारंटी क्या है? तो पहले का हिसाब दे दो कि पहले सेंटर ने दिया था, ये देखो सही लोगों को मिला है फ़ायदा। वो नहीं मिला है क्योंकि गरीब दिखाकर अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेता या अपने जो वोटर है उनको ही इसका फ़ायदा ममता दीदी ने दिया है, ममता दीदी की पार्टी ने दिया है, टीएमसी ने दिया है। तो हिसाब कैसे दे सकते हैं? अगर जिसकी आमदनी कम है इसीलिए उसको अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना है तो आमदनी किसकी कम थी वो दिखाना पड़ेगा, और जो जिसको फ़ायदा दिया है वो अगर उसकी आमदनी ज़्यादा निकली तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ममता दीदी को इसका हिसाब देना ही नहीं है, लेकिन सेंटर से पैसा आते रहना चाहिए। हम कहीं भी उड़ाएंगे, मज़े करेंगे, गरीब को लूटेंगे और आप तो पैसे देते रहना, ये उनकी मांग है। और सिर्फ इसी कारण से जो आंदोलन सेंट्रल गवर्नमेंट से हक के पैसे की वसूली, ऐसा जो आंदोलन था वो फिजल आउट हो गया, क्योंकि इसकी शुरुआत जोर शोर से अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में की थी। लेकिन वापस लौटने के बाद उनको समझ में आया कि बुआ यानी ममता दीदी उनको इतनी जल्दबाजी में चीफ मिनिस्टर करने वाली नहीं है, और ममता दीदी सेंटर के पॉलिटिक्स में जा ही नहीं रही है। तो मतलब साफ है कि अभिषेक बैनर्जी को बहुत जल्दी चीफ मिनिस्टर बनना है, और नहीं बनाते तो वो बगावत पर उतारू होने के लिए तैयार हो रहे। उनके जो कोई और साथी है तृणमूल कांग्रेस में, यंग जनरेशन के नेता है, वो तो खुले आम सामने आकर बोलने लगे कि कुछ भी करो, जल्द से जल्द अभिषेक को चीफ मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो बगावत हो सकती है। अभी ये खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी कानाफूसी चल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी में हो गया, जो उद्धव ठाकरे के पार्टी में हो गया, पार्टी टूट गई, तो वही नीतीश की पार्टी में भी होने जा रहा था। उसकी तो 10 दिन से हम खबरें सुन रही है। अब ये खबर नए साल के पहले दिन ये खबर आई है कि शायद ममता दीदी के घर से और उनकी पार्टी के परिवार से कोई अजित दादा निकल सकता है, कोई एकनाथ शिंदे निकल सकता है, यानी टीएमसी में भी बगावत हो सकती है। अब देखिए कि जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनको बार बार ये भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं ऐसा कहा जाता है, उन्हीं नेताओं की अपनी पार्टियों में बगावत के तेवर दिखाए जा रहे हैं। अब देखते हैं उनमें से कौन अजीत दादा बनता है,
कौन एकनाथ शिंदे बनता है या कौन लल्लन सिंह निकलता है। तो 4 महीने लोकसभा चुनाव के लिए 4.5 महीने बचे हैं और मोदी के खिलाफ एक के सामने एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए जो डॉट इंडिया अलायंस बनी है उसमें एक एक पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। वहाँ महाराष्ट्र में जो कुछ पिछले 1.5 साल में हो गया उसकी ही प्रतिबिंब टीएमसी में और नीतीश की पार्टी जदयू में दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या सचमुच टीएमसी में कोई अजीत दादा है या नहीं है। अगले 1 महीने में हमारे सामने सब चीज़ें आ जाएगी। क्योंकि एक बात और है, भतीजे ने खुले आम बुआ बोल दिया है, बुआ के सामने नहीं बोला है लेकिन ओपनली और पब्लिकली बोल दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में सिर्फ डायमंड हार्बर इस चुनाव क्षेत्र में ही रहेंगे और प्रचार करेंगे। बाकी बंगाल में प्रचार करने के लिए अभिषेक बनर्जी जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब बुआ और भतीजा उनका झगड़ा पब्लिक डोमेन में आ गया है। देखते हैं अगले 1 महीने में क्या होता है। अभी यही रुकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।